क्यों बहू, तू ये क्यों पूछ रही कि हम लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तुझे क्या लेना देना? अरे ये बड़ा घर इसलिए तो बनाया है कि सारे साथ रहे। हाँ, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था ना, क्या पता कोई साथ रहना चाहता है कि भी नहीं। क्यों बहू, मेरे दोनों बेटों के बीच में लड़ाई है क्या? दोनों साथ नहीं रहना चाहते? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दीदी तो बस ये सोच रही थी कि कल को अगर साथ ना रहना हो दोनों को तो क्या इंतजाम किया है पापा जी ने। तभी पापा जी आ जाते हैं, यानी कि ससुर जी। बहू, हम बेटों के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों ने पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत की कि हमारे बच्चे हमेशा साथ रहे, और जो कुछ भी है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। हाँ बाबूजी, आपने सही कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं, चलो दीदी चाय बनाते हैं। दोनों बहुएं किचन की तरफ चली जाती हैं। सास धीरे से ससुर के पास आती है और आवाज नीची करके बोलती है, सुनते हो, ये दोनों आज जो पूछ रही थी ना, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा। अरे छोड़ो भी, बहू है, घर की चिंता करती है। घर की चिंता और प्रॉपर्टी की चिंता में फर्क होता है जी। मैं इतने साल से घर चला रही हूँ, मुझे पता है इनके इरादे ठीक नहीं है। तुम हमेशा शक करती रहती हो, और तुम हमेशा आंखें मूंद के बैठे रहते हो। देखना, एक दिन ये दोनों मिलकर कुछ न कुछ करेंगी जरूर। उधर किचन में साधना, बाबूजी कुछ बताते ही नहीं, ना प्रॉपर्टी का पता, ना किसके नाम क्या है। सच में दीदी, हमारे पति कमाते हैं, घर में लगाते हैं, लेकिन कागज में क्या है कुछ पता ही नहीं। और माँ जी को देखो, जैसे सारी दुनिया की चाबी इन्हीं के पास हो। अलमारी भी इनकी, घर भी इनका, बेटे भी इनके। दीदी धीरे बोलो ना, सुन लेंगी। अरे सुन ले, मुझे क्या, सच तो है ना। रात का खाना खाते वक्त अर्चना आज क्या हुआ था? माँ कह रही थी कुछ पूछ रही थी तो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। राकेश, तुमने कभी सोचा है कि बाबूजी के नाम क्या क्या है? अरे मैं क्यों सोचूं, सब साथ तो रह रहे हैं। साथ रहना और अलग अलग हक होना दोनों अलग अलग बात है ना। कल को कुछ हो गया बाबूजी को तो क्या पता किसके नाम क्या जाए। यार ये सब बातें मत क्या करो। ठीक है, मत सुनो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। उधर साधना अपने पति विकास के साथ। विकास, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। बाबूजी की वो वाली दुकान जो करोल बाग में है ना, वो किसके नाम है? पता नहीं, बाबूजी के नाम होगी। तो कभी पूछा क्यों नहीं? भैया तुमसे बड़े हैं, कल को सब उन्हीं के नाम हो गया तो? साधना, घर में झगड़ा करवाने वाली बातें मत करो। मैं झगड़ा नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अपना हक मांगना गलत नहीं होता। विकास चुप हो जाता है। साधना मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखती है। अगले दिन सुबह सास चाय पी रही थी, दोनों बहुएं नाश्ता बना रही थी। देख रही हूँ मैं, रोज रात को पतियों के कान भरती है और सामने आकर मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन रमा देवी से ज्यादा चालाक अभी तक कोई नहीं हुआ इस घर में। ससुर अखबार लेकर आते हैं। रमा, आज राकेश ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। क्या? बोला, बाबूजी करोल बाग वाला घर किसके नाम है? बस अब समझे, मैं कह रही थी ना, बहू ने चढ़ाया इन्हें। अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन रमा, लेकिन कुछ नहीं, इस घर में बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उससे पहले नहीं। राकेश ऑफिस से थका हुआ घर आया, जूते उतारे ही थे कि अर्चना शुरू हो गई। राकेश सुनो ना, आज विकास के नाम पर एक और एफडी मिली बाबूजी को। अर्चना यार, मैं अभी आया हूँ, 2 मिनट तो लेने दो सांस। हाँ तो ले लो ना सांस। अब जब सब कुछ भैया के नाम हो जाएगा तब भी यही बोलोगे, ले लो सांस। अरे कुछ नहीं होगा, बाबूजी ने कभी भेदभाव नहीं किया। तुम बहुत भोले हो राकेश, सच में इतने भोले कि खुद के साथ हो रहा है अन्याय और वो दिख में नहीं रहा। अर्चना बस करो ना, सब ठीक है, जो है सब हमारा ही है। हमारा मतलब किसका हमारा? कागज पर किसका नाम है बताओ? राकेश चुप रहा। अर्चना कमरे में चली गई। उधर विकास के कमरे में यही हाल था। विकास जी, दीदी बता रही थी कि बाबूजी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। हाँ तो किसके नाम होगी? अरे साधना, भी गाड़ी है, गाड़ी, उसमें नाम क्या देखना। तुम नहीं समझोगे, जो देखना नहीं चाहते ना वो कभी नहीं देखते। साधना, मैं थका हुआ हूँ। और मैं रोज थकती हूँ इस घर में सबकी सेवा करते करते, और बदले में क्या पता हमारा हिस्सा है कि नहीं। विकास ने तकिया मुंह पर रख लिया। हफ्ता भर यही चलता रहा। रोज रात खाने के बाद कमरों में बहसे। रोज सुबह दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते और समझ जाते रात कैसी गई। एक दिन दोनों भाई छत पर मिले। भाई, भाभी क्या बोलती है रात को? यही बंटवारा बंटवारा। और तुम्हारे यहाँ? यही हाल है यहाँ भी। मैं तो थक गया भाई, रोज एक ही राग। राकेश, एक काम करते हैं, बाबूजी से बात करते हैं,
उन्हें बोलते कुछ साफ कर दे, किसका क्या है, ताकि इन दोनों की बोलती बंद हो। लेकिन भाई माँ को कैसे लगेगा? तो ये अब माँ की भावनाएं देखे या अपना घर का चैन। राकेश ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, कल बात करते हैं बाबूजी से। नीचे बरामदे में सास रमा देवी बैठी थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ससुर राम स्वरूप पानी लेकर आए। अरे रमा, अभी तक जाग रही हो? नींद कहाँ आएगी जी, दोनों बहुएं बेटों के कान भर रही हैं। मुझे पता है अब ये बात तुम तक आएगी और तुम मान जाओगे। रमा, अगर बंटवारा हो गया तो हम क्या करेंगे? कभी राकेश के पास, कभी विकास के पास। बंजारों वाली जिंदगी हो जाएगी अपनी, अपना घर होते हुए भी बेघर। ये मुझसे नहीं होगा जी, मुझसे नहीं होगा ये। रमा देवी की आंखें भर आई। राम स्वरूप पास बैठ गए, हाथ थामा। रमा, पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं छोड़ा, क्या अब छोड़ूंगा? हमने ये घर बनाया था ना अपने बुढ़ापे के लिए, अपने आराम के लिए। वो आराम मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा, किसी को नहीं, चाहे बेटे हो या बहुएं। लेकिन अगर बेटे ही मांगे तो भी नहीं। मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी, सिर्फ उनके लिए नहीं। और जो बाप अपनी बीवी को बेघर कर दे वो बाप किस काम का? तुम चिंता मत करो रमा, ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। रमा ने आंखें पोंछी, थोड़ी देर चुप रही। लेकिन कल को बेटे आएंगे बात करने तो? आने दो, राम स्वरूप तैयार है। रविवार का दिन था, घर में सब थे। खाना खाने के बाद राम स्वरूप जी अखबार लेकर बैठे ही थे कि राकेश और विकास दोनों आकर सामने बैठ गए। राम स्वरूप ने अखबार नीचे रखा। क्या बात है, दोनों ऐसे बैठे हो जैसे कोई फैसला सुनाने आए हो। बाबूजी, वो एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि अब घर अलग कर लिया जाए, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो बट जाए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रमा देवी का हाथ जो चाय का कप उठा रहा था वहीं रुक गया। ये क्या बोल रहे हो राकेश, विकास? ये तुम बोल रहे हो या किसी और ने बुलवाया है? बाबूजी, ऐसा नहीं है, बस घर में थोड़ा क्या, साफ बोलो। बाबूजी, घर में रोज तनाव रहता है। अर्चना भाभी और साधना के बीच बनती नहीं, और फिर क्या विकास? बेटा, हमने यह घर इसीलिए बनवाया था कि सब साथ रहे, तुम दोनों को साथ देखने के लिए जिए हम। माँ, हम जानते हैं, लेकिन अब घर में चैन नहीं है, रोज लड़ाई, रोज तनाव, ऐसे कब तक चलेगा? तो बहुओं को समझाओ ना, तुम मर्द हो कि नहीं, बीवी की उंगली पर नाचते हो। माँ। क्या माँ? अरे बेटा, घर घर होता है, थोड़ी तकरार होती है, इसका मतलब ये नहीं कि घर तोड़ दो। माँ, आप नहीं समझोगी, घर में जीना मुश्किल हो गया है। रोज रात को बहस, रोज सुबह मुंह फुलाकर बैठना। बाबूजी, हम थक गए। रमा देवी की आंखें भर आई। इतना थक गए हमसे, इतना थक गए इस घर से। जिस घर में खेले कूदे उसी घर को बोझ समझने लगे। रो मत प्लीज। रो नहीं तो क्या करूं राकेश, हंसू? तुम लोग हमारा बुढ़ापा तोड़ने आए हो और मैं हंसू? राम स्वरूप ने रमा का हाथ थामा। रमा, रुको। फिर बेटों की तरफ देखा। आवाज शांत थी लेकिन भारी। बेटा, तुम दोनों की बात सुन ली मैंने। बीवियां परेशान करती हैं, घर में चैन नहीं, ये सब समझ में आया मुझे। लेकिन एक काम करो, एक सवाल का जवाब दो मुझे। क्या बाबूजी? अगर कल को हम दोनों नहीं रहे तो तुम दोनों हमारा बुढ़ापा कैसे संभालोगे? बटे हुए घर में, बटी हुई जिम्मेदारी में। आज मैं ठीक हूं, कल तुम्हारी माँ बीमार पड़ी तो कौन आएगा? राकेश कहेगा विकास देख, विकास कहेगा राकेश देख, यही होगा ना? दोनों बेटे चुप। बेटा, प्रॉपर्टी बाद में भी बट सकती है, लेकिन पहले ये सोचो कि बाप का बुढ़ापा कैसे कटेगा, माँ की दवाई कौन लाएगा, रात को तबीयत बिगड़ी तो कौन उठेगा, ये सोच लो पहले, फिर आना बात करने। राकेश और विकास एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जाओ अभी, और जब जवाब मिले तब आना। दोनों बेटे उठकर चले गए। रमा देवी चुपचाप बैठी रही। राम स्वरूप ने धीरे से उनका हाथ दबाया। रमा, घबराओ मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दोनों भाई अपने अपने कमरों में गए और बीवियों को बाबूजी की बात बताई। अर्चना, बाबूजी ने टाल दिया, बोले पहले बुढ़ापे का सोचो। अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे का भी सोच लिया हमने, उन्हें क्या तकलीफ है? मतलब ये कि हम दोनों मिलकर उन्हें रख लेंगे 6-6 महीने। अरे ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात है। और सुनो, साधना के बच्चे छोटे हैं तो माँ जी पहले वहां रहेंगी 6 महीने, बच्चों को संभालेंगी, और बाबूजी यहाँ रहेंगे, दुकान का गल्ला देखेंगे, फिर 6 महीने बाद उल्टा। राकेश ने माथा पकड़ लिया। अर्चना, तुम ये क्या बोल रही हो? माँ बाप को बैग की तरह इधर उधर करेंगे? अरे नहीं भाई, ये तो बस रोटेशन है, आजकल सब ऐसे ही करते हैं।
अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम बस हाँ करो, बाकी मैं देख लूंगी। उधर विकास के कमरे में साधना पहले ही प्लान तैयार कर चुकी थी। विकास जी, मैंने और दीदी ने सोच लिया है। क्या सोच लिया? माँ जी मेरे पास रहेंगी पहले 6 महीने, मेरे बच्चे छोटे हैं वो उन्हें देखेंगे, और बाबूजी भैया के पास रहेंगे। दुकान भी है वहाँ, खाली नहीं बैठेंगे, फिर 6 महीने बाद बदल देंगे। साधना, ये तो बिल्कुल सही है, दोनों के पास बराबर बराबर रहेंगे, कोई शिकायत नहीं। अरे लेकिन ये बात उन्हें कौन बोलेगा? वो मैं और दीदी देख लेंगे, आप चिंता मत करो। विकास ने राहत की सांस ली। अच्छा ठीक है। अगले दिन दोपहर को जब रामस्वरूप जी और रमा देवी बरामदे में बैठे थे, तभी दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए आई। चाय की ट्रे साथ में थी, जैसे कोई मीटिंग का माहौल बनाया हो। माँ जी, बाबूजी बैठिए, हम भी बैठते हैं, एक बात करनी थी। रमा ने रामस्वरूप को देखा। रामस्वरूप ने आंखें उठाई। बोलो। बाबूजी परेशान मत होइए, हमने सब सोच लिया है, आप दोनों का बुढ़ापा बिल्कुल आराम से कटेगा। अच्छा, कैसे? माँ जी, हमने सोचा है कि आप 6 महीने साधना के पास रहेंगी, उसके बच्चे छोटे हैं, आप उन्हें संभाल लेंगी, और बाबूजी 6 महीने हमारे पास रहेंगी, दुकान का काम भी देख लेंगे, खाली थोड़ी ना बैठेंगे। रामस्वरूप की आंखें थोड़ी तन गई। फिर 6 महीने बाद बदल लेंगे, बाबूजी हमारे पास, माँ जी भैया के पास, बिल्कुल बराबर बराबर। कमरे में एक भारी सी चुप्पी छा गई। रमा देवी ने चाय का कप रखा। आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से हिली हुई। मतलब हम दोनों अलग अलग रहे 6 महीने? हाँ माँ जी, इसमें बुरा क्या है, दोनों के पास बराबर बराबर। बेटा 50 साल हो गए हमें साथ रहते हैं, एक दिन भी अलग नहीं हुए, और तुम कह रही हो 6 महीने? माँ जी आजकल सब ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है ना। रामस्वरूप ने एक नजर बहुओं पर डाली, फिर धीरे से बोले। देखो बहू, तुमने सोचा अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा फैसला है, हम दोनों को सोचने का वक्त चाहिए, कल बताएंगे। लेकिन बाबूजी इसमें सोचना क्या है? बहुत कुछ है बेटा, जो तुम्हें अभी नहीं दिखता। जाओ अभी। दोनों बहुएं उठकर चली गई। जाते जाते साधना ने धीरे से अर्चना को कोहनी मारी, जैसे कह रही हो जाएगा। रमा देवी बैठी रही, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। रामस्वरूप ने देखा कि उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। रमा की आवाज बहुत धीमी थी। जी, घबराओ मत, लेकिन इन्होंने तो हमें सामान की तरह बांट दिया, जैसे हम है ही नहीं। रामस्वरूप चुप रहे, लेकिन अंदर से कुछ पक्का हो गया था। बस 2 ही दिन बीते थे और घर का माहौल बदल गया। अर्चना अब सुबह 9 बजे उठती, पहले 7 बजे उठकर चाय बनाती थी। अब किचन में आती तो रमा देवी खुद चाय बना चुकी होती। अरे माँ जी, आपने बना ली, अच्छा हुआ, और चली जाती। साधना ने तो हद ही कर दी, खाने के टेबल पर बैठकर बोली, दीदी आज क्या बनाया? अरे माँ जी आपने बनाया? ओके ओके। जैसे काम करना उनकी मेहरबानी हो। शाम को दोनों सहेलियों की तरह बैठकर मोबाइल देखती रहती। रामस्वरूप जी पानी मांगते तो साधना बोलती, भैया देख लो जरा। रमा देवी बर्तन उठाने लगती तो कोई नहीं आता। रामस्वरूप एक दिन रमा से बोले, रमा, इन्हें लग रहा है कि फैसला हो गया। रमा ने धीरे से कहा, जी, अब समझ आया कि असली चेहरा कैसा होता है। तीसरे दिन शाम को रामस्वरूप जी ने खुद आवाज लगाई, रमा, बहुओं को बुलाओ और बेटों को भी। 5 मिनट में सब हॉल में जमा हो गए। बहुओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे सोच रही हो गया काम। बैठो सब बैठ गया। हमने सोच लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त मतलब साफ है बहू, तुमने कहा कि हमारा बुढ़ापा संभालोगी, तो पहले ये देखना होगा कि संभाल पाओगे कि नहीं। बिना देखे भरोसा कैसे करें? बाबूजी हम तो। रुको, पूरी बात तो सुनो पहले। कमरे में चुप्पी। करोल बाग वाला घर है हमारा, खाली पड़ा है, तो पहले 6 महीने दोनों बेटे वहां रहेंगे अकेले, और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी हमारे साथ, हमारी सेवा करेंगी, खाना दवाई सब हम देखेंगे कि बुढ़ापा संभाल सकती हो कि नहीं। लेकिन बाबूजी हम अकेले? अरे बेटा, तुम कमाते हो, खाना बना लोगे, 2 रोटी की दिक्कत नहीं होगी। और अगले 6 महीने उल्टा होगा, बहुएं करोल बाग में रहेंगी और तुम दोनों यहाँ रहकर हमारी सेवा करोगे, तब देखेंगे बेटों का भी हाल। बाबूजी ये कैसी शर्त है? वही शर्त जो तुमने हमारे सामने रखी थी, हमें 6 महीने बांटने की। हमने भी वही तरीका अपनाया, बराबर बराबर। रमा देवी के होठों पर पहली बार कई दिनों के बाद हल्की मुस्कान आई। अर्चना और साधना ने एक दूसरे को देखा, दोनों का मुंह खुला था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बाबूजी मतलब हम अकेले आपकी? हाँ, अकेले बिना पति के, जैसे तुम हमें अकेले अकेले रखना चाहती थी ना।
लेकिन बाबूजी ये तो। सोच लो, जल्दी नहीं है, वही सोचने का वक्त जो तुमने हमें दिया था। दोनों बहुओं ने शर्त मान ली। पहला दिन तो ठीक रहा। अर्चना और साधना ने मिलकर खाना बनाया, रमा देवी की दवाई वक्त पर दी, राम स्वरूप जी का पानी रखा, सब कुछ ठीक ठाक चला। दूसरे दिन शाम को साधना छत पर खड़ी थी, फोन हाथ में था। विकास को कॉल लगाई। सुनो जी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। बस ऐसे ही। अच्छा, खाना खाया? हाँ, दाल चावल बना लिया, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस तुम याद आ रहे थे। फोन रखकर साधना देर तक छत पर खड़ी रही। तीसरी रात अर्चना को नींद नहीं आई। बिस्तर बड़ा लग रहा था। राकेश की तरफ वाला तकिया उसने सीने से लगा लिया, आंखें भर आई। चौथे दिन दोपहर को साधना किचन में बैठी रोटी बेल रही थी, अचानक हाथ रुक गया, आंखें भर आई। रमा देवी ने देखा तो पास आई। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस क्या? साधना ने आंखें पोंछी। माँ जी, विकास जी की तबीयत ठीक नहीं है कल से, बुखार भी है और मैं यहाँ हूँ। रमा चुप रही। 5वें दिन शाम को दोनों बहुएं हॉल में आई, चेहरे उतरे हुए थे। राम स्वरूप और रमा देवी बैठे थे। बाबूजी, माँ जी। हाँ बोलो। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। अर्चना की आवाज भर्रा गई। बाबूजी, 5 दिन में हमारा हाल ये है, और हम आप दोनों को 50 साल बाद अलग करने चले थे। कमरे में सन्नाटा। रमा देवी उठी, धीरे धीरे बहुओं के पास आई। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक भारीपन था। बहू, 5 दिन में तुम्हें अपने पति की याद आ गई? रात को नींद नहीं आई, खाना अच्छा नहीं लगा, मन उदास रहा है ना? दोनों ने सिर हिलाया। बेटा, हम दोनों की उम्र 70 के पार है। रात को नींद नहीं आती, कभी उनकी तबीयत खराब होती है, कभी मेरी। दर्द होता है, डर लगता है, अंधेरे में हाथ बढ़ाती हूँ तो वो होते हैं पास में। बस इतना ही तो चाहिए होता है, सिर्फ इतना। और तुम वो भी छीनना चाहती थी। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, 5 दिन में तुम टूट गई तो हम कैसे जीते 6-6 महीने? राम स्वरूप उठे, दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा। जाओ, अभी करोल बाग फोन करो और बेटों को बुला लो वापस। भाऊजी, आप इतने अच्छे हैं और हम इतनी बुरी थी। बुरी नहीं थी, बस समझ नहीं थी, अब आ गई, बहुत है। रात को खाने की टेबल पर सब साथ बैठे थे। राकेश और विकास भी आ गए थे। घर फिर से भरा भरा लग रहा था। रमा देवी ने खाना परोसा, सबके चेहरे देखे, मन में एक सुकून उतर आया। राम स्वरूप ने धीरे से कहा, रमा, आज खाना अच्छा बना है। रमा मुस्कुराई। जब सब साथ हो तो खाना हमेशा अच्छा ही लगता है जी।